हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस। जैसे आपको पता ही है कि हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10 नंबर का जो चैप्टर है वो ओवर हो चुका है, तो मैं आज स्लाइटली आपको उसको रिवाइज करा देती हूँ। रिवाइज के साथ साथ जो भी इंडेक्स क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे, तो होप सो आपने किए होंगे इंडेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो ज़रूर कीजिए क्योंकि एग्जाम में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिकली पार्ट जो जाता है बुक का ही आता है, और बेसिकली उसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहते हैं वही कंपलसरी में जाएंगे। सिर्फ थोड़े क्वेश्चंस पैटर्न्स चेंज रहते हैं, सेंटेंस इधर उधर रहेंगे, अदरवाइज आपका वही पार्ट जाता है। तो मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन फैमिली, जो आपकी 17 ग्रुप एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजन फैमिली कहा जाता है। हैलोजन फैमिली के साथ साथ हमने देखा था कि स्पेसिफिकली हैलोजन हमने देखे थे कि ग्रुप हमारा 17, ठीक है, ग्रुप 17 के जो मेंबर्स है उसको हम हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हैलोजेंस कहते हैं, और उनको सबसे बेसिकली हमने पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिकली जरूरत होती है, उस वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी अच्छी खासी है, सबसे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन बने हुए हैं, और यहाँ पे क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इसके साथ साथ हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स का स्टार्टअप किया था। तो हैलो का मतलब होता है स्पेसिफिकली साल्ट, मतलब साल्ट मेकिंग फैमिली है। हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन्स जो है आपके वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। आपको पता ही है कि हाइड्रोकार्बन्स स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे जो रहेंगे वो दो पार्ट में डिवाइड जाएंगे, एक तो एलिफेटिक में, एक तो एरोमेटिक में। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दो कैरेक्टर्स थे हमारे। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड थे, एरोमेटिक हमारे रिंग कंपाउंड्स थे। ये दो पार्ट पड़े थे। अब इनमें अगर एलिफेटिक चेन में अपना हैलोजन लग रहा है या एरोमेटिक रिंग में हमारा हैलोजन लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू उसके उसका नाम जाता है। हमने फॉर्मूला भी देखा था CnH2n+2। ठीक है, अब इसका जो एक हाइड्रोजन है, जैसे मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हैलोजन से होता है, तो इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा CnH2n+1x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला चेंजअप हो जाएगा, सिर्फ हमारा एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा एक हैलोजन से। ठीक है, बेसिकली तो हम एक ही हैलोजन पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमनली आईयूपीएसी नेम का फॉर्म। ठीक है, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम हमारे दो जाते हैं इसमें। हैलोअल्केन्स में अगर आप कॉमन नेम लिख रहे हो तो अल्किल हैलाइड, हैलाइड पीछे जाएगा, और अगर आईयूपीएसी लिख रहे हो तो प्रायोरिटी रहती है आपकी हैलो को, मतलब हैलोजन्स आपको बेसिकली आगे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं अगर C2H5Br, ठीक है, C2H5Br को मैं अगर नाम दे रही हूँ तो C2H5Br इथिल ब्रोमाइड, ये उसका कॉमन नेम हो गया। और ब्रोमोइथेन, ठीक है, इथिल ब्रोमाइड कॉमन नेम हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया ब्रोमोइथेन। तो डेफिनेशन हमारी बनी थी हैलो अल्केन्स की और हैलो एरिन्स की। तो हैलो अल्केन की अगर डेफिनेशन देखिए और हैलो एरिन की अगर डेफिनेशन आप देख रहे हो तो सिमिलर ही है, सिर्फ चेंज क्या है, हैलो अल्केन में आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड जाता है, मतलब एलिफेटिक जाएगा। ठीक है, एलिफेटिक जाएगा, और यहाँ पे हमारा एरोमेटिक जाता है। ठीक है, ये मैं काफ़ी रफली लिख रही हूँ क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके, तो जिनका पहले का पार्ट छूट चुका है, पहले किस लेसन्स नहीं हुए हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर्स नहीं हुए हैं या जो भी पार्ट नहीं हुआ है, तो वो पहले के वीडियोस देख के क्लियरिफाई कर सकते हैं। मैं आज का शॉर्टकट रिवीजन दे रही हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में अगर आपको शॉर्टकट में फटाफट वो चैप्टर पूरा रिवाइज कराना है तो किस तरीके से करना। तो ये हमारा स्टार्टअप हो गया। ठीक है, तो हैलो अल्केन्स की डेफिनेशन हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आटम। अगर एक हाइड्रोजन या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं तो उसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाएगा या हैलो अल्केन्स कहा जाएगा। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑब्टेन हो रहा है उसमें एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हमारा अगर एरोमेटिक रिंग में रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हैलो एरेन्स। ठीक है, स्ट्रेट चेन में अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो एलिफेटिक में जाए हैलो अल्केन्स हो जाएगा, और अगर रिंग कंपाउंड्स में अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम हैलो एरीन कहेंगे। उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन हमारे 2 लेवल पे था। एक तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे बेसिकली क्लासिफिकेशन जो था, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो था हमारा मोनोहैलोजन कंपाउंड्स का, तो मोनोहैलोजन कंपाउंड्स में हमारे क्लासिफिकेशन थे अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, जैसे हम इसमें पहले आप लोग बेसिकली नोट्स बना के दिए थे, तो उसमें अभी आप देख सकते हो कि हमारा क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स का दो पार्ट में था, एक तो हैलो अल्किन्स और एक हैलो एरिन्स। तो हैलो अल्किन्स में अगर देखेंगे, हैलो अल्किन्स में अगर देख रहे हैं तो हमारा स्पेसिफिकली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जाता है, जैसे अल्किल हैलाइड्स के यहाँ पे आपको मेंशनिंग किया गया है। ठीक है, आपके नोट्स में। तो अगर क्लासिफिकेशन हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का देख रहे हैं हैलो अल्केन्स में, तो हैलो अल्केन्स में अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड है, अल्किन मतलब डबल बॉन्ड है, और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और हैलो एरिन उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हैलो एरिन जो हमारा रिंग कंपाउंड्स है ये तो पता ही अलग जाएंगे। उसके बाद अगर हमने नंबर ऑफ हैलोजेंस, कितने हैलोजेंस रिंग में अटैच है, तो उसके हिसाब से अगर देख रहे हैं तो अगर एक हैलोजन है तो उसको मोनो हैलोजन कंपाउंड, अगर दो से ज़्यादा है तो उसको पॉली हैलोजन कंपाउंड भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉली हैलोजन में आपका जाएगा डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन और टेट्रा हैलोजन पे जाता है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। तो डाई मतलब 2 हैलोजन अगर रिप्लेस है, देखिए 2 हैलोजन अगर है तो उसको डाई हैलोजन, 3 हैलोजन रिप्लेस है तो ट्राई, और मैंने टेट्रा का भी आपके नोट्स में बना के दिया, तो उस तरीके से आप टेट्रा हैलोजन लिख सकते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन किया था मोनो हैलोजन का, तो ये जो मोनो हैलोजन कंपाउंड है इसका क्लासिफिकेशन हुआ था आपका अल्किल हैलाइड्स में। तो अल्किल हैलाइड्स क्या है, तो RX, हम शॉर्टकट में अल्किल हैलाइड्स को RX लिखते हैं। तो अल्किल हैलाइड मतलब हमारा हो गया RX ग्रुप। इसमें जो हमारा कार्बन रहेगा वह sp3 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइजेशन मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है। तो sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है यहाँ पे एक कार्बन के 4 बॉन्ड रहेंगे और चारों बॉन्ड सिंगल ही रहेंगे। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन जो रहेगा वह sp3 हाइब्रिडाइज है। इससे पहले मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन मतलब एक कार्बन, अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी, और 4 कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्वाटरनरी कहा जाता है। ये भी मैं बेसिकली आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद हमने एलिलिक हैलाइड्स, तो एलिलिक हैलाइड मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो हमारा एलिलिक हैलाइड है जिसमें हैलोजन जो बॉन्ड रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, ठीक है, तो इसमें हैलोजन जो बॉन्ड रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज मतलब इस तरीके के कार्बन्स के, ठीक है, कार्बन से बाइंड रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। पर ये एक बात भी भूलनी नहीं है कि नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कार्बन ये है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन के साथ अगर हैलोजन बाइंड है तो उसको एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, एलिल ग्रुप है। बेंजिलिक मतलब बेंजीन रिंग में जो कार्बन अटैच है और उसके साथ अगर हैलोजन हटाए तो बेंजिलिक हैलाइड। विनिलिक का मतलब होता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कार्बन कार्बन जो नेबरिंग कार्बन है, ठीक है, आजू बाजू में जो कार्बन है वो कार्बन के साथ अगर हमारा हैलोजन अटैच है तो उसको विनिलिक हैलाइड कहा जाता है। हेलो अल्काइन, अल्काइन का नाम ही है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा इसलिए sp2, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा इसलिए sp3, क्योंकि ये कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे एक कार्बन का एक बॉन्ड डबल है मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड, सॉरी एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है इसलिए इसमें जो आपको दिखेगा sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। फिर हमने हैलो एरिन्स पढ़ा था, तो बेंजीन रिंग में अगर डायरेक्टली हमारा हैलोजन अटैच है, डायरेक्टली, ठीक है, ये अगर डिफरेंस देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ हैलोजन अटैच था, यहाँ पे डायरेक्टली हैलोजन अटैच है तो इसको कहा जाएगा आपका हैलो एरिन्स। ठीक है, फिर हमने नेम, कॉमन नेम मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दिया था कि आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए ये ब्लॉक, ठीक है, काफ़ी काम का है ये। नेक्स्ट पार्ट था हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। नॉमेनक्लेचर किस तरीके से लिखना है, तो मैंने आपको कहा था कि आईयूपीएसी में हमारा फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से रहेगा, तो फंक्शनल ग्रुप आपका रहेगा हैलोजन अपीयरेंस ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स। तो नॉमेनक्लेचर मतलब आईयूपीएसी रूल्स अगर लिख रहे हैं तो हैलोजन जो हमारा कहा जाता है, मैंने पहले भी कहा हैलोजन हमारा आगे जाता है, ठीक है, तो सफिक्स, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, पी से पहले, ऐसे याद रखिए, प्री मतलब पहले, प्री पर हम लिखते हैं, सफिक्स मतलब एंडिंग में, ठीक है, तो प्रीफिक्स मतलब पहले, ठीक है, ये बिफोर वाला रहेगा, दिस इज अ बिफोर, दिस इज आफ्टर, ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, तो ऑफकोर्स हैलोजन का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था C2H5Br को अगर हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आईयूपीएसी नेम इसका रहेगा ब्रोमो इथेन, ब्रोमो हम पहले लिखेंगे बाद में इथेन लिखेंगे। देन ट्राइबल नेम्स क्या है, लेबोरेटरी सॉल्वेंट CHCl3 का ट्राइबल नेम मतलब, ट्राइबल मतलब घरेलू नाम, जैसे मैंने कहा था कि किसी भी इंसान के 2 नाम होते, हर एक के नहीं, बहुत से लोगों के 2 नाम होते हैं, घर का अलग और स्कूल कॉलेजेस का अलग, तो उसमें इसका भी CHCl3 को हम जनरली बोलते हैं कार्बन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, कार्बन ट्राइक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, सॉरी कार्बन ट्राइक्लोराइड बोलते हैं इसको, और ये दिस इज अ टेट्राक्लोरोमीथेन, तो इसको हम कॉमनली बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म, और साथ साथ में इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या टेट्राक्लोरोकार्बन भी बोल सकते हैं। ये कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम 2 पार्ट हो गए, तो इसमें हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का आपका जनरल पार्ट है। तो आईयूपीएसी रूल्स में मैंने ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन भी पढ़ा दी थी, अगर याद नहीं तो मैं फिर से बेसिकली बता देती हूँ। अगर कोई भी रिंग अगर है, ठीक है, रिंग में अगर कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच है, अब मैं बेसिकली क्लोरीन लिख रही हूँ, तो रिंग में क्लोरीन अगर अटैच है, उसके बाजू वाला जो, अगर उसके बाजू में कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, ठीक है, तो वो हो गया उसका ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑर्थो, ठीक है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसके बाजू में जो लगा है वो ऑर्थो, उसके बाजू में लगा है तो मेटा, और उसके नीचे सबसे राइट वाइज अगर लगा है तो पैरा, ठीक है, तो इस तरीके से 3 डिफ्रेंसिएशन रहेंगे। अगर ये क्लोरोबेंजीन या जो भी है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर यहाँ लगा है तो फिर ये ऑर्थो रहेगा, अगर क्लोरीन यहाँ लगा है तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे बाइंड अप है, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन जाते हैं, ठीक है, तो कंपलसरी नहीं कि ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा हमेशा रहेगा, इट नॉट बी कंपलसरी, डिपेंड ऑन द बाइंडिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे बाइंड है, उससे आपका ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पता चल जाएगा। फिर हमने आईपीएसी नेम्स पढ़े थे, तो आईपीएसी नेम्स में, ठीक है, आईपीएसी नेम ऑल्सो आपने सॉल्व किया होगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका 2-ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम है 2-मिथिल। अब 2-ब्रोमोप्रोपेन क्यों, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है
और प्रोपेन, मेन चेन आपकी प्रोपेन की है, मेन चेन आप लिख लो तो मेन चेन इसका सरनेम जाएगा प्रोपेन का। सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है इसलिए 2 ब्रोमो, ठीक है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए आप, अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट किया तो फंक्शनल ग्रुप हो गया इसका 1 आयोडो, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट कार्बन पे आयोडीन लगा है इसलिए 1 आयोडो लिख सकते हैं, ठीक है, 2 मिथिल और प्रोपेन, ठीक है, फिर से प्रोपेन, 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन। नेक्स्ट में हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2Cl, तो इसमें आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किसने कार्बन के पास है, सेकेंड कार्बन के पास, इसका और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, और मेन 4 कार्बन है हमारे, तो ब्यूट 2Ne, 1 क्लोरो ब्यूट 2Ne, यहाँ पे जगह नहीं है उस वजह से थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं बोलते जा रही हूँ तो आप लिखते चली जाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब आपका YN आएगा, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, ठीक है, दिस इज अ 1 ब्रोमो, और आपका थर्ड कार्बन पे सेकंड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम, और ये 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन तो रहेगा ही, इसलिए इसका नाम जाएगा ब्यूट, ठीक है, 3YNE, ब्यूट 2YNE, सेकंड कार्बन के बाद है ना, सेकंड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE, यहाँ पे सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड था इसलिए ENE, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस। यहाँ पे सिंपल आपको पता ही है, हमने पढ़ा है एरोमेटिक कंपाउंड, इसको तो हम बोल सकते हैं ब्रोमोबेंजीन, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोलेंगे, मैंने कहा था अगर एक बेंजीन होता तो मैंने ब्रोमोबेंजीन कहा है, अगर ब्रोमीन के साथ दो ब्रोमो है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, इसके अभी मैं पोजिशंस लिखने पड़ेंगे, तो 1,4 डाईब्रोमो, डाई क्योंकि 2 बेंजीन है, 2 ब्रोमीन है, तो उस वजह से इसको डाईब्रोमोबेंजीन बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रिपरेशंस मैंने अच्छे से ले लिए थे आपके प्रिपरेशंस, जैसे स्पेसिफिकली प्रिपरेशंस थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, एरिल हैलाइड से प्रिपेयर कैसे करते हैं, अल्कोहल अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए आप HCl, HBr या HR तीनों रिएजेंट ले सकते हैं, और तीनों रिएजेंट के जो स्पेसिफिक रिएजेंट्स के साथ साथ जो भी पार्ट है वो अलग अलग है, तो हैलोजन एसिड के साथ अगर है तो RH + HX, RX दे रहा है, HCl है, ठीक है, HX सूटेबल दिया हुआ है, HCl दिया हुआ तो एनाइड्रस जिंक क्लोराइड लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट है, RCl लग रहा है, H2 बाहर निकल रहा है, अगर HBr है तो यहाँ पे कांस्टेंट बॉइलिंग के साथ मैंने थ्योरी में लिख के दिया वो अच्छे से, ठीक है, NaBr H2 लिखना पड़ेगा, RBr निकल रहा है, RH HR है तो Na लिखना पड़ेगा, Ri + H2, काफ़ी ईजी रिएक्शन है, सिर्फ आपको ये चेंज करने हैं, ठीक है, बाकी सेम चीज़ है, RCl, RBr और Ri, ठीक है, डिपेंड करता है आपको किस तरीके का प्रिपरेशन वो पूछ रहे हैं, तो थ्योरी इज नॉट मस्ट फॉर देयर बट स्टिल इट विल बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो थ्योरी एकदम से स्किप मत कर लीजिएगा क्योंकि आप रिएक्शन से भी थ्योरी बना सकते हैं। हाँ, मैंने ये भी बताया था कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉस्फोरस हैलाइड्स का, फॉस्फोरस हैलाइड में आप PCl3 और PCl5 और साथ में SOCl2, ये तीनों रिएक्शंस एक में सोर्सेस है, मतलब ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही मिलेंगी, और मैंने इसको कहा था कि आपको क्या याद रखने हैं, इसके बाय प्रोडक्ट्स, तो जब भी आपका PCl3 रिएक्ट हो रहा है तो PCl3 मतलब जैसे PCl3 रिएक्ट हो रहा है, मैं अगर X की जगह Cl लिखा होता, 3 क्लोरीन लिखे होते तो आपको थ्राइस यहाँ पे मेंशनिंग करना ये कंफर्म है, क्योंकि 3 क्लोरीन को निकालने के लिए 3 अल्किल ग्रुप लगेंगे, ठीक है, और मैंने पहले भी कहा कि आपको इसका बाय प्रोडक्ट आपको याद रखना है, तो इसका बाय प्रोडक्ट है हमारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, अगर PCl5 रिएक्टर है तो इसका बाय प्रोडक्ट है हमारा फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए प्लीज़ ये इसको याद रखो, तो ये हाइड्रोक्लोराइड वगैरह जो पार्ट हो गया, ठीक है, फिर फॉस्फोरिल क्लोराइड्स है, फिर आपके बाय प्रोडक्ट्स मोस्टली आपको याद रखने हैं इन तीनों के, और सल्फर डाइऑक्साइड थाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला, जैसे थाइनिल क्लोराइड नाम बहुत डेंजर लग रहा है और फॉर्मूला बेचारे का ऐसा ही है SOCl2, और इसमें जब भी रिएक्शन होता है तो SO2 गैस कंपलसरी निकलती है, तो ये आप अच्छे से ट्रिक में याद रखना कि जब भी PCl3, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइहाइड रिएक्ट होता है तो आपका बाय प्रोडक्ट जाता है H3PO3, अगर PCl5 रिएक्ट हो रहा है तो आपका बाय प्रोडक्ट जाता है POCl3, और अगर SOCl2 रिएक्ट हो रहा है तो आपका बाय प्रोडक्ट जाता है SO2। ये बाय प्रोडक्ट आप इजीली निकाल लीजिए, जो भी बाय प्रोडक्ट है अगर आपने इजीली निकाल दिए तो बाकी जो बचा रहेगा वो आप इजी से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोकार्बन से आगे प्रिपरेशंस किए थे, हाइड्रोकार्बन का आगे प्रिपरेशंस था, तो मार्कोनिव्स रूल इसमें मैंने बताया था कि मार्कोनिव्स रूल क्या कहता है, तो मार्कोनिव्स रूल के हिसाब से जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्ट होते हैं, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जैसे यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो ब्रोमीन एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ, मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ये, तो डबल बॉन्ड लगा हुआ तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट क्या है रिएजेंट का, अटैच होता है अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ, तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच होता है अनसैचुरेटेड पार्ट ऑफ कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे CH3Br तो रहेगा,
ठीक है। CH3 का एक बॉन्ड बना हुआ है, ब्रोमीन भी बना हुआ है, तो CH3Br। आई होप सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लग रहा है आपको, पर ये रिएक्शन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑफकोर्स पहली रिएक्शन इज राइट है यहाँ पे। तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंगली नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास और ब्रोमीन जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से आपके प्रिपरेशंस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने CH3 CH2 ये मेजर माइनर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये भी आपने किए होंगे, ठीक है, आई सो ये किए होंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि HBr जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहा जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जाएगा स्पेसिफिकली ऐसे कार्बन के पास जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन कहा जाएगा इस कार्बन के पास, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। पर अकॉर्डिंग टू हमारा मार्कोनी रूल क्या कहलाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू द ऐसा कार्बन के पास, इस तरीके के कार्बन के पास जाएगा विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके पास कम नंबर है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा आपका, तो एक तो प्रोडक्ट बन सकता है हमारा मेजर CH3CH BR CH3, ठीक है, तो हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, Br जाएगा इसके पास, तो CH3CH BR CH3 ये हमारा एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये रहेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, या फिर अगर ब्रोमीन यहाँ लग रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में, या फिर ब्रोमीन अगर यहाँ लग रहा है तो CH3 CH2 और Br, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, नाम आप लिख लीजिएगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन, या फिर फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा इसलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये जो रहेगा आपका मेजर मतलब 80% जाएगा, और ये रहेगा आपका माइनर जो 20% जाएगा, ठीक है, समझ रहा होगा। परऑक्साइड, तो परऑक्साइड जो है एंटी मार्कोनी फ्लूइड है, ठीक है, ये उल्टा है थोड़ा सा, मार्कोनी के अपोजिट जो एंटी मार्कोनी फ्लूइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कैसे, आप 11th का जो पार्ट है वो पढ़ लीजिएगा, आपको वो समझ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा जैसे CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH3, तो मैं इसको सॉल्व करके देती हूँ आपको कि अगर मैं इस तरीके से रिएक्शन लिख रही हूँ तो ये C आपको एज इट इज सेंटर में रखना है। CH3 ट्वाइस है, मतलब इस ब्रैकेट में है, मतलब 2 बार CH3 लगा हुआ है, तो मैं इसको एक CH3 को नीचे लगा देती हूँ, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड है मतलब ये एंटी मार्कोनी फ्लूइड है, ये भी याद रखिएगा, तो ये अपोजिट जाता है मार्कोनी फ्लूइड के। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3CH, ठीक है। अब CH3CH और CH के साथ ब्रोमीन और CH3, ये इस तरीके से हमारा 80% वाला प्रोडक्ट बनेगा। और अगर दूसरा प्रोडक्ट चाहिए हमें तो वो उस तरीके से रहेगा CH3C Br CH3 CH2 CH, ठीक है। तो ये 20% वाला प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, तो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथिल, ठीक है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है इसलिए इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, थर्ड कार्बन पे मिथिल है इसलिए इसका नाम 3 मिथिल, 2 ब्रोमो 3 मिथिल, और मेन चेन कितने की हमारी 4 की, मतलब ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, सेकंड कार्बन पे ही ब्रोमीन लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे ही CH3 लगा हुआ है। अब यहाँ से काउंटिंग होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नियर है, यहाँ से काउंटिंग करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जाता था फंक्शनल ग्रुप, इसलिए मैं यहाँ से काउंटिंग कर रही हूँ फर्स्ट सेकंड। तो सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन भी है, सेकंड कार्बन पे मिथिल भी है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथिल और मेन हमारा ब्यूटेन, ठीक है। तो आपको ये समझ गया होगा, नीचे के रिएक्शन आप खुद करके देखिए उसमें भी क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है, क्या बन सकता है, करा था, सॉल्व किया था उसको, ठीक है। तो सॉल्व किया होगा तो समझ ही जाएगा कि प्रोडक्ट जो है HBr पर ऑक्साइड का मैंने एक करके दिया, आप ये भी एक नेक्स्ट कर लीजिए कि एक तो ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है, पहले, और हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, और नेक्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और ब्रोमीन इस कार्बन के पास जाएगा। इस तरीके से आपके मेजर माइनर 2 प्रोडक्ट्स में रहेंगे, ठीक है। तो ये मार्कोनी फ्लूइड और एंटी मार्कोनी फ्लूइड आपका 11th का पार्ट है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। फिर हाइड्रोजन एक्सचेंज में हमारी फिंकलिस्टन रिएक्शन पढ़ी थी हमने, फिंकलिस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये मैंने कहा भी था कि नेम रिएक्शन से मस्ट पढ़नी है। तो फिंकलिस्टन में हमने अल्किल हैलाइड के साथ सोडियम आयोडाइड लगाया था, सोडियम आयोडाइड बहुत नेसेसरी है, ठीक है, RI बन रहा था, NaCl बन रहा था फिंकलिस्टन में। स्वार्ट्ज में अब कभी कभी पूछते हैं MCQs में वगैरह कि विच रिएक्शन प्रोड्यूस द अल्किल फ्लोराइड, ठीक है, अल्किल फ्लोराइड अल्किल आयोडाइड कौन सी रिएक्शंस में बनता है, तो फिंकलिस्टन और स्वार्ट्ज। तो ये आपको MCQ में जा सकता है या 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी जा सकता है। रिएक्शन लिखनी नहीं आएगी तो फिंकलिस्टन रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बन रहा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जैसे मैंने कहा बेंजीन रिंग, समझ रहा है ना, बेंजीन रिंग है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, बेंजीन रिंग तो आपको बनानी ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देती हूँ, तो ये 2 Cl2 है, मतलब 2 क्लोरीन है हमारा। अब एक क्लोरीन अगर यहाँ लग रहा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा है,
ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया अगर कोई प्रोडक्ट लग रहा है, कोई सब्सटीट्यूशन लग रहा है तो उसमें दूसरी जगह सब्सटीट्यूट भी बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे HCl इज अ बाय प्रोडक्ट है। तो ये कौन सा हैलाइड लग रहा है आपका, तो क्लोरीन हैलाइड है। जो क्लोरीन हैलाइड है मतलब इसका नाम क्या होगा आपका, क्लोरोबेंजीन। सिंपल बेंजीन था, उसके ऊपर क्लोरीन लगा मतलब क्लोरोबेंजीन हो गया, और इसका नाम है आपका क्लोरोबेंजीन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और थर्ड का है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर शोन, तो ये आपकी रिएक्शन है सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि एक को सब्सटीट्यूट किया दूसरे ने। ठीक है, उसके बाद हमने उसी का आगे का पार्ट था एरिल क्लोराइड्स, एरिल ब्रोमाइड्स वगैरह। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, मैंने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बताई भी थी आपको कि सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है एक की रिएक्शन मतलब लो इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल, लो इलेक्ट्रोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल जो है, या वीक न्यूक्लियोफाइल वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये रिप्लेसमेंट कराते हैं एक दूसरे का। इलेक्ट्रोफाइल तो बताइए आपको, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उनके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग है, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो सिंपली मैंने आपको कहा था कि याद कैसा रखना है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चीज़ें, जो पॉजिटिव रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे हमने इसमें कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, सैंडमेयर रिएक्शन मैंने बताई थी आपको। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन हमने होप सो पढ़ ली थी आप लोगों ने। सैंडमेयर रिएक्शन, हैलोजनेशन वगैरह रिएक्शन पढ़ी थी, ब्रोमीन थी, हैलोजनेशन रिएक्शन थी। ठीक है, तो जैसे हैलोजनेशन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन हमने रीड कर लिया था। तो आगे हमारा पार्ट है सैंडमेयर रिएक्शन, चैप्टर 13, 36 पर लिखा हुआ है। फिर में मैंने आपको इसको लिख के दिया था, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पुराने पार्ट में दिया हुआ है मैंने लिख के, तो उसमें से भी आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्ट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन वगैरह आप उसमें से पढ़ लेना, या जो पहले का पार्ट है उसमें से स्किप कर दो। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने शॉर्टकट में आपको पॉइंट वाइज लिख के दिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से रहेगी। तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा पार्ट किस तरीके से जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब नेचर ऑफ बॉन्डिंग किस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो बॉन्डिंग किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, उस वजह से ये पार्शियल पोलर कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। और पोलैरिटी होने की वजह से जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, और उस वजह से आपका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहता है। तो उस वजह से इनका जो बॉन्ड तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में हमें काफ़ी एनर्जी लगती है। बॉन्ड लेंथ इसका 139 का है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसका 139, क्योंकि मैंने कहा था कार्बन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो फ्लोरीन भी छोटा है, कार्बन भी छोटा है। ठीक है, कार्बन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ठीक है। ठीक है, पर क्लोरीन है तो थोड़ा बड़ा है, और ब्रोमीन इससे बड़ा है। मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं ना। फ्लोरीन के पास 2 शेल है, फ्लोरीन के पास 3, ब्रोमीन के पास 4, आयोडीन के पास उससे भी ज़्यादा। तो इस तरीके से शेल बढ़ रहे हैं, मतलब बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना आपको दिख रहा है कि बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, मतलब एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए आपको दिखेगा कि कार्बन और फ्लोरीन में बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है 452 किलो जूल की है। ठीक है, वही क्लोरीन में है 351 की, यहाँ 293 की थी, और आयोडीन में 234 समथिंग की थी। ठीक है, मैं शार्प वैल्यूज़ नहीं पता मुझे, पर मैंने सिर्फ जस्ट बता दी। तो ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेसिफिकली फ्लोरीन के साथ। पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि फ्लोरीन का आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, वीक देखो, हाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देन बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मैंने कहा कि बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा लगेगा। जो वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से और मास, हैलोजन का मास, जितना हैलोजन बड़ा रहेगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। बड़ी चीज़ों को तोड़ने के लिए टाइम लगेगा ना ऑफकोर्स। अगर आप सब्जी बड़ी बड़ी काट रहे हो पीसेस में तो उसको तोड़ने में काफ़ी टाइम जाता है, मतलब पकने में काफ़ी टाइम जाता है। वही आप सब्जी बहुत छोटी छोटी फाइन काटो वो जल्दी पक जाती है, मतलब आयोडीन को पकने में टाइम लगेगा, मतलब बॉईल होने में टाइम लगेगा। और फ्लोरीन उतनी जल्दी ईजिली मेल्ट बॉईल हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 194 और आयोडीन का 314, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में बताया था कि कार्बन इंक्रीज है, जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे, जैसे कार्बन यहाँ पे 1 है तो 248, कार्बन 2 हो गए 255, 3 हो तो 320 और 4 हो तो 351। तो जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ी सी सब्जी है तो आपकी जल्दी पक जाएगी, बहुत सारी सब्जी है क्वांटिटी में तो उसको पकने में टाइम जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि जितनी चैन रहेंगी मतलब जितनी सिंपल चैन है, स्ट्रेट चैन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। पर अगर ब्रांचिंग में अगर चीज़ है तो ब्रांचिंग टूटने में टाइम नहीं लेती, ब्रांच पहले फटाफट टूट जाती है, तो उस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था सोलिबिलिटी मतलब ये मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट जो इंसोल्युबल रहते हैं, वाटर में इंसोल्युबल रहते हैं पर मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स में सोल्युबल रहते हैं।
ठीक है। और ये सेलेबिलिटी डिपेंड करती है उसके ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे। मेटा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बिहेव करता है, वो मैंने आपको स्पेसिफिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा रफली रीड कर लेना। उसके बाद हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा था। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब मैंने निकोल प्रिज्म का एक्सप्लेनेशन दिया था कि कोई भी लाइट, ठीक है, अगर कोई भी लाइट निकोल प्रिज्म से जाती है, ठीक है, मैंने कहा कि लाइट जो होती है ब्लर होती है, हमेशा ब्लर फॉर्म में मिलती है, पर मुझे अगर स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए और स्पेसिफिक प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए तो मैं उसके लिए निकोल प्रिज्म बीच में लगा दूंगी। निकोल प्रिज्म से क्या होंगी कि वो लाइट स्ट्रेट पास होंगी और वो एक स्पेसिफिक प्लेन पोलराइज लेगी। और प्लेन पोलराइज लाइट क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे किसी सोल्यूशन में से इसको पास कराना है, और ये सॉल्यूशंस होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशंस। अब 2-फ्लोरोब्यूटेन, लैक्टिक एसिड, दो ही एग्जांपल याद रखना, बहुत सारे सॉल्यूशंस है पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए 2-फ्लोरोब्यूटेन और लैक्टिक एसिड जिसके फॉर्मूले भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो ऐसे लाइट में मैंने अगर ऐसा लाइट ये 2-फ्लोरोब्यूटेन या लैक्टिक एसिड से अगर पास किए, ठीक है, लैक्टिक एसिड सॉल्यूशन से अगर मैंने ये लाइट पास किया तो वो तो रोटेशंस होंगे, एक तो क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे ये रोटेशंस होंगे एक तो क्लॉकवाइज एक तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हुए तो मैंने शॉर्टकट में बताया था इसको कि आपको लिखना है डी डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हुए तो इसको लिखना है आपको एल लेवियो, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। उसके बाद मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेफिनेशंस लिख के दिए थे, लैक्टिक एसिड का वगैरह। डेक्स्ट्रो फॉर्म मतलब डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज पॉजिटिव से एक्सप्लेन करेगा, लेवियो मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो निगेटिव से एक्सप्लेन करेगा। फिर असिमेट्रिक कार्बन मैडम बताया था। असिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसके चारों जो पोजीशंस रहेंगे या चारों जो ग्रुप से एटम्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप या एटम जिसके चारों ग्रुप्स, ठीक है, ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स अलग अलग रहेंगे तो इसको कहा जाता है असिमेट्रिक कार्बन एटम। एनेंशियोमर्स मैंने कहा था कि मिरर इमेजेस, ठीक है, जैसे मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जैसे मैं अगर इसको किसी चीज़ को रोटेट कर रही हूँ, मैं अगर इसको मिरर में देखूंगी तो मिरर में देखने के बाद मुझे किस तरीके से मिलेगा कि कार्बन का वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, बी तो वही रहेगा और ए भी इधर ही रहेगा। तो ये जो है मिरर इमेजेस, ठीक है, इट्स अ मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। पर ये इनएंशियोमर्स नहीं है, मतलब मैं स्पेसिफिकली आइसोमर्स जो है नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब मैं ऐसे कैसे उठा के इस पे नहीं रख सकती, अगर मैंने इसको इस पे उठाया तो एक्स पे वाई आ जाएगा और वाई पे एक्स आ जाएगा, तो दिस इज अ एनेंशियोमर्स हो जाएगा। रेसिमिक मिक्सचर्स, जैसे मैंने कहा कि कुछ कंपाउंड्स, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स दोनों तरीके के प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, एक तो डेक्स्ट्रो भी और लेवियो भी। डेक्स्ट्रो और लेवियो दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स अगर दिखा रहे तो उसको आपको रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। तो चिरल मॉलिक्यूल्स वगैरह, जो चिरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एक ही बोला जाता है। चिरल मतलब चिरल या कायरल बोलो तो कायरल मतलब वही कार्बन जिसका चारों बॉन्ड्स अलग अलग रहेंगे, इसको कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। फिर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और वेज फार्मूला बताया था मैंने। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला शायद से यहीं पे है, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और वेव फार्मूला वगैरह हुआ था हमारा, ये जस्ट रेडी पार्ट है, आप इसको अच्छे से लुकआउट कर लीजिएगा। कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन में। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है, जिसमें पैरेलल बॉन्ड्स रहेंगे, ठीक है, डार्क बॉन्ड्स बिलो द प्लेन, अगर डॉटेड डॉटेड बॉन्ड है तो बॉन्ड्स बिलो द प्लेन रहेगा, ठीक है, बॉन्ड्स बिलो द प्लेन रहेगा। और अगर डार्क बॉन्ड्स है, ठीक है, तो वो आपका बॉन्ड्स अबाउट द प्लेन रहेगा। और सीधी सीधी लाइन है, सीधी लाइन अगर होती तो इसका मतलब बताइए आपका प्लेन पे होगा, ठीक है। तो अगर डॉटेड है तो बॉन्ड्स बिलो द प्लेन मतलब नीचे रहेगा, बॉन्ड्स अगर ऐसे ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है तो उसको अबाउट द प्लेन। ये हमारा वेज फार्मूला और फिशर फार्मूला दोनों में जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके कोई आई थिंक सो यहाँ पे कोई आपके एमसीक्यूज सॉरी इंडेक्स क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। फिर एनेंशियोमर्स पूछे गए थे, तो ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनेंशियोमर्स, तो ये एनेंशियोमर्स आपको दिख रहा है किस तरीके से है। तो ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ एनेंशियोमर्स में लैक्टिक एसिड का एनेंशियोमर बना लिया होगा, ठीक है, बना लिया होगा ही आई थिंक सो। अगर लैक्टिक एसिड का एनेंशियोमर मुझे बनाना है तो मुझे किस तरीके से बनाना पड़ेगा, सी, ठीक है, सेंटर कार्बन तो सेंटर में रहेगा, ठीक है। फिर इसमें मैं इधर से CH3 दे देती हूँ, क्योंकि CH3 इधर साइड है तो इधर साइड लिख दूंगी। इधर साइड आपका COH ग्रुप है, मुझे COH ग्रुप उधर साइड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं कैसे लिखूंगी COH ग्रुप, स्पेसिफिकली मैं COH ग्रुप ऊपर लिख देती हूँ, ये मैंने OH ऊपर लिख दिया, सॉरी COH मैं ऊपर लिख देती हूँ, दिस इज H और ये OH, ठीक है, ये OH सो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो CH3, C मैंने सेंटर में लिख दिया, COH ऊपर, H ऊपर, CH3 और OH, तो ये आपका हो गया डेक्स्ट्रो फॉर्म। अगर मैं इसको लेवियो फॉर्म में लिखना है तो लेवियो फॉर्म में मुझे सिर्फ उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। OH मेरा किधर आ जाएगा, OH किधर आ जाएगा, COH जो है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। तो अब जो भी है स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख दीजिए CH, ठीक है। फिर ये हो गया आपका COOH, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OH, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। और एनेंशियोमर्स वेज फार्मूला 2-ब्रोमोब्यूटेन का वेज फार्मूला अगर बनाना है तो वेज फार्मूला यहाँ बना लेती हूँ मैं, ठीक है, ये अभी अब बना लीजिएगा। दिस इज अ बॉन्ड्स ऑन द प्लेन,
ब्रोमीन ऑन द प्लेन पे है और CH2 CH3 भी ऑन द प्लेन पे है। और जो मैं ट्रायंगुलर बॉन्ड बना रही हूँ मतलब CH3 का है, तो CH3 आपका कहाँ पे है, अबाउ द प्लेन पे है, ठीक है, अबाउ द प्लेन। और डॉटेड बना रही हूँ मतलब वो नीचे है, मतलब बिलो द प्लेन। इस तरीके से आपका ये इसका आंसर हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन का, ठीक है। और ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। देन लेबोरेटरी टेस्ट हमने पढ़ी थी। लेबोरेटरी टेस्ट में हैलोजेंस वगैरह के प्रिपरेशन किस तरीके से होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट शुरू हो गया हमें यहाँ से। सब्स्टिट्यूशन मतलब मैंने कहा था कि एक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे जज कर सकते हैं हम, मुझे क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है वो रहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जितने कम इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेगा वो रहता है वीक न्यूक्लियोफाइल। ये आपको इजीली इस कंसेप्ट नहीं समझेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंसेप्ट है। उससे पहले हमें वो लिगैंड्स वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसके बाद आपको जल्दी से क्लैरिफाई हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल हम किस तरीके से जज कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी रहती है, पोलैरिटी होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने में जाता है। अब जैसे एक वीक न्यूक्लियोफाइल की वजह से एक वीक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तभी जाके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो दो तरीके से, एक तो वह SN2 मैकेनिज्म से लगता है, एक तो SN1 मैकेनिज्म से लगता है। अगर वो SN2 मैकेनिज्म से लग रहा है, SN2 मतलब इस तरीके का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, एक ही कार्बन के साथ, ठीक है, एक ही कार्बन के साथ दोनों न्यूक्लियोफाइल बाइंड रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं ब्रोमीन लिख देती हूँ, यहाँ पे OH लिख देती हूँ, दोनों न्यूक्लियोफाइल बाइंड है, एक ट्रांजिशन स्टेट दे रहा है, तो इसको कहा जाता है आपका SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियस बाइंड है, इसलिए इसको SN2 न्यूक्लियोफाइल। और SN1 अगर है तो SN1 में आपको दिख रहा है कि कार्बन का एक बॉन्ड भी निकल रहा है, मतलब यहाँ पे जो ब्रोमीन अगर लगा हुआ है तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ब्रोमीन निकल जाएगा बाहर। तो उस वजह से ये हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट 1, ये हो गई SN2 मैकेनिज्म का पार्ट, और ये हो गया SN1 मैकेनिज्म का पार्ट, ठीक है। तो SN1 में हमारे 2 स्टेप्स थी, तो ये कार्बोकटायन बनने के बाद फिर यहाँ पे पीछे से OH ग्रुप आ रहा था और कार्बन के साथ ज्वाइन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 तरीके की ज्योमेट्री हमें मिली थी। यहाँ पे तो हमारा इन्वर्जन था, यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों तरीके के 50-50% की चांसेस के प्रोडक्ट्स मिले थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बहुत अच्छे से करना है। SN2 SN1 मैकेनिज्म दोनों में से कोई ना कोई कंपलसरी में जाता है। अब मैंने रिएक्शंस बनाई दी थी आपको SN2 SN1 की। यहाँ पे RX अल्किल हैलाइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहा तो अल्कोहल बनाता है, अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहा तो ईथर बनाएगा। सिल्वर कार्बोक्सिलेट AG लगा है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट तो ईस्टर, इसके मैंने 2-2 3-3 रिएक्शंस बना के दी थी और आपको एक एक होमवर्क भी थी। तो बेसिक प्लीज़ आप वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 1-2 तो आती ही हैं, ठीक है, 1-2 तो रिएक्शन जाती है कंफर्म। देन KCN के साथ अगर रिएक्शन तो अल्किल साइनाइड बन रहा है, सिल्वर साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड बन रहा है, पोटेशियम नाइट्राइड, यहाँ पे करेक्शंस था, ये मैंने कहा था करेक्शंस है यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्राइड था तो अल्किल नाइट्राइड बना, सिल्वर नाइट्राइड है तो नाइट्रो अल्केन बना, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थे। फिर हमारा SN और SN2 रिएक्शन शुरू हुआ था। तो SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, और SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बायमॉलिक्यूलर मतलब अगर 2 रिएक्शन साइमल्टेनियस रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस कार्बन के साथ जुड़े हैं तो उसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। और अगर एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, वीक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। होप्सो आपको याद आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दोनों पार्ट, SN2 का भी और SN1 का भी, ठीक है। SN2 SN1 रिएक्शंस हमने अच्छे से करी थी, मैंने बार बार रिपीटेशन भी दिया था, इसलिए आपको प्लीज़ याद रखना है। और नहीं भी याद रहा तो प्लीज़ बेसिकली पढ़ो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वोलेटाइल है, पेट्रोल जैसे दिमाग से उड़ जाता है, ठीक है। अगर आप इस महीने पढ़ रहे हो और अगले महीने आपने उसको लुकआउट भी नहीं किया तो 1-2 महीने बाद आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिवाइज करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारा, और ये SN2 और SN1 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वो जो मैंने रिएक्शंस कही थी वो पार्ट हो गया, SN2 SN1 का ये पार्ट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में, ठीक है। तो SN2 SN1 आप ट्रिक में याद रखो, मतलब आपको जल्दी, और जो मैंने नोट्स बना के दिए उसमें अच्छे से लिख लो तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। तो SN2 SN1 के बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट वगैरह वगैरह बताया था मैंने। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, एनायनिक होते हैं, ठीक है। फिर ये आपका पार्ट हो गया सॉल्वेंट पोलैरिटी, ये भी मैंने पॉइंट्स लिख के दिए थे अच्छे से, ठीक है। तो सॉल्वेंट पोलैरिटी वगैरह पॉइंट पढ़ा दिया था मैंने। आई होप सो आप नोट्स थोड़ा सा लुकआउट करो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, अच्छे से मिल जाएगी सारी चीज़ें, आपको ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मैंने ऊपर से ही, और कैसे साइमल्टेनियस मैंने रिविजन के तौर पे आपको चार्ट्स बना के दिए थे, कंपैरिजन बना दिया था SN2 का भी और SN1 का भी, और वो कंपैरिजन से आपको जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। कंपैरिजन बना के दिया था
कि किस तरीके से नेचर ऑफ किस तरीके से हैलो बॉन्ड रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होंगी, ठीक है। हैलो वैलेंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता नहीं है, क्यों नहीं देता, ठीक है। ये भी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। तो ये बेसिकली आप, तो जैसे मैं नोट से बता देती हूँ कि SN2 SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन के लिए बायोमोलिकुलर था, ये यूनिमोलिकुलर था। यहाँ पे रेट डिपेंड करता था सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे, यहाँ पे रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। ये 1 स्टेप थी, ये 2 स्टेप थी। यहाँ पे पेंटाकोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने कहा था ना कि 2 हैलोजेंस साइमल्टेनियस, सॉरी 2 न्यूक्लियोफाइल्स जो है साइमल्टेनियस बाइंड अप थे, ठीक है। उसमें से एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, इसलिए पेंटाकोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकल चुका है, फिर जल्दी से ये कार्बन और किसी ग्रुप के साथ ऐड होगा। एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे से आएगा या पीछे से, बैक साइड अटैक या फ्रंट साइड, दोनों अटैक है। यहाँ पे सिर्फ बैक साइड अटैक पॉसिबल है, यहाँ पे दोनों साइड अटैक होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन ज्योमेट्री थी, यहाँ पे इन्वर्जन विद रोटेशन, मतलब यहाँ पे रेसिमिक, जो मैंने रेसिमिक मिक्सचर कहा था ना, मतलब डेक्स्ट्रोलेबियो दोनों तरीके से रोटेशन दिखा सकता है। तो ये हो गया हमारा रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो इसके बाद हमारा पार्ट था एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में हमारा देखा था कि डीहाइड्रोहैलोजनेशन, मैंने नाम से ही काम बताया था कि डीहाइड्रोहैलोजनेशन, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन साइमल्टेनियस रिमूव हो रहा है। डीहाइड्रोहैलोजनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये नेम रिएक्शन से इसलिए आपको इसके अच्छे से करना है। इसमें सेटजिफ रूल करके भी पूछा जा सकता है, तो सेटजिफ रूल या डीहाइड्रोहैलोजनेशन एक ही चीज़ है, इसलिए जो आपको बताया गया है, जैसे यहाँ पे बेस अटैक हो रहा है कार्बन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे हैलोजन अटैच है, दिस इज अ हैलोजन, दिस इज अ कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे बेस को भी न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से कोई बेस का कोई भी ग्रुप निकल रहा है, यहाँ से X निकल रहा है, तो यहाँ का कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना नेसेसरी है, क्योंकि एक कार्बन का एक बॉन्ड और एक कार्बन का एक बॉन्ड, दोनों बॉन्ड बाहर निकल चुके हैं। उस वजह से इसको कहा जाता है डीहाइड्रोहैलोजनेशन। जैसे इस रिएक्शन में आपको समझ गया होगा, CH3 CH2 CHBr CH3 में, तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन भी रिमूव हो रहा है, ठीक है, इसमें से ब्रोमीन रिमूव हो रहा है, तो एक तो हाइड्रोजन इसमें से निकल सकता है, एक तो हाइड्रोजन इसमें से निकल सकता है। अगर इसमें से निकल रहा है तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और इसमें से निकल रहा है तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से अगर निकल रहा है हाइड्रोजन, तो आपका देखो इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे दूसरे कार्बन के पास डबल बॉन्ड हुआ। इसी को सेटजिफ रूल के अकॉर्डिंगली भी कहा जाता है। मैंने सेटजिफ रूल भी आपको अच्छे से लिख के दिया था, ठीक है, सेटजिफ रूल लिख के दिया हुआ है, तो अच्छे से रीड आउट करो। फिर हमारा रिएक्शन था, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। फिर मैग्नीशियम, ये मैंने कहा था ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैग्नीशियम के साथ अगर बोला तो आपको याद रखना है कि RMgX, RMgX का मतलब क्या होगा, दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दुनिया का एकमेव चीज़ है ऐसे, और आपके हर एक चैप्टर में ये जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMgX आपको याद ही रखना है, इसकी अच्छे से रिएक्शन करनी है। यहाँ पे तो काफ़ी सिंपल सी रिएक्शंस है, ठीक है, काफ़ी सिंपल रिएक्शंस है। आगे अल्कोहल फिनॉल अल्डिहाइड में और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जाती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम मतलब RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमेशा एरो पे ड्राई ईथर लिखना कंपलसरी। वर्ड्स रिएक्शन अपने आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी एरो पे आपको ईथर लिखना ही है, और ये रिएक्शन होती है सोडियम के साथ, और यहाँ पे ट्वाइस सोडियम लेने पड़ते हैं कंपलसरी, 2 अल्किल हैलाइड्स भी रहते हैं और 2 सोडियम भी रहते हैं, तो इसके सिवाय रिएक्शन नहीं बनती। इसलिए ये ट्रिक पॉइंट्स है, ये मेरे ट्रिक पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो कुछ चीज़ें आपको, जैसे मैथ्स में मैंने कहा कि फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, उसके सिवा आपका आगे का सॉल्व नहीं होता, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कंपलसरी। देन रिएक्शन ऑफ हैलो अरेंज, तो हैलो अरेंज का पार्ट मतलब ये वर्ड्सफिटिक रिएक्शन थी आपकी। तो जैसे हैलोजन के साथ बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, और CH3Br, CH3Br मतलब मिथिल ब्रोमाइड अगर रिएक्टर है तो ट्वाइस Na भी है, ट्वाइस Na के साथ भी रिएक्शंस है, तो ट्वाइस Na और Br मैं डायरेक्टली निकाल देती हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने ट्वाइस मॉलिक्यूल नहीं लिया, जैसे 2 सोडियम है हमारे पर 2 ब्रोमीन नहीं है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे भी हमें ट्वाइस लिखना पड़ेगा। दिस इज अ मिस्टेक है आपकी बुक की, तो ट्वाइस लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन बैलेंस ही नहीं होगी। तो ये एक ब्रोमीन यहाँ से निकल रहा है, सॉरी नॉट नेसेसरी क्योंकि यहाँ का ब्रोमीन है, तो ये एक ब्रोमीन निकल रहा है और ये एक ब्रोमीन निकल रहा है ट्वाइस Na के साथ, और CH3 ग्रुप जो है वो जाके यहाँ पे लग रहा है। अब जैसे ब्रोमीन यहाँ का है तो CH3 भी आपको यहीं पे लगाना पड़ेगा, आप वहाँ पे CH3 नहीं लगा सकते। रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन अगर वहाँ का हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन जहाँ से हो रहा है वहीं पे लगाना पड़ेगा, तो वो मिस्टेक थी जो आप कवर कर लीजिएगा। तो ब्रोमीन एक यहाँ से, दूसरा ब्रोमीन यहाँ से, ट्वाइस NaBr बाहर निकल जाएगा, CH3 ग्रुप आपके ब्रोमीन जहाँ निकला वहीं से लगना चाहिए। दिस इज अ वर्ड्सफिटिक रिएक्शन, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बाइफिनाइल वाले रिएक्शन, 1 मार्क 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के साथ ट्वाइस Na और Cl, ठीक है, Cl रिमूव हो रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ज़रूरी है क्योंकि 2 सोडियम है तो 2 क्लोरीन भी चाहिए, क्योंकि हमारी 2 फिनिल रिंग अटैच हो रही है, इसलिए इसको बाइफिनिल कहा जाता है। मैंने अपने नोट्स में ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक्स में काफ़ी मिस्टेक्स है, तो वो आप थोड़ा सा लुकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलो अरेंज में, तो हैलो अरेंज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता, तो उसके मैंने रीजंस भी बता दिए थे कि हैलो अरेंज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता। एक तो उसका रेजोनेंस रहता, रेजोनेंस होने की वजह से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं दे सकता, वो रेजोनेंस घूमते रहता, ठीक है। फिर उसके बाद था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, डबल बॉन्ड बना था, यहाँ हैलोजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना है और डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता,
डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ भी बताई थी मैंने कि 178 पाइकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है, और छोटा बॉन्ड होने की वजह से तोड़ने में काफ़ी एनर्जी लगती है, उस वजह से भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। उसके बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में क्या बताया था मैंने, स्टेबिलिटी में बताया था कि अगर ठीक है फिनॉल रिंग, सॉरी नॉट फिनॉल, फिनॉल नहीं, हाँ चलो फिनॉल ले लेते हैं या कोई भी हैलोजन लेते हैं, अगर ये अपना हैलोजन डोनेट कर रहा है तो ये एक कार्बोकैटायन बना सकता है। कार्बोकैटायन तो बनाता है पर इट विल बी अनस्टेबल, ठीक है, कार्बोकैटायन बनाता है पर अनस्टेबल रहता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये चीज़ें नहीं बनती। और फिर मैंने रिपल्शन कहा था, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल भी हमारा निगेटिव है और हमारा जो हेलो एरिन है वो भी निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव होने की वजह से रिपल्शन कैरी आउट होता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, तो आप वो याद रखिए, ठीक है, याद रखिए इसको। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया था और साइमल्टेनियस भी एक्सप्लेनेशन दिया था एक चार्ट फॉर्म में, ठीक है, तो वो पढ़ लीजिए। अगर यहाँ से बोरिंग हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो चार्ट फॉर्म में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो उसमें से पढ़ ली। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, जैसे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहाँ मैं थोड़ा वीडियो वहाँ पे उस दिन अटक गया था, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मैंने एक्सप्लेन किया था कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसमें NaOH लगा था, इसलिए OH, और NO2 ग्रुप लगा था पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो पैरा नाइट्रो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, क्योंकि फिनॉल रिंग हमारी मस्ट है, फिनॉल इससे मेन ग्रुप है। फिर यहाँ पे अगर देख रहे हो तो 2,4 डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे और 4 कार्बन पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, इसलिए 2,4 डायनाइट्रो और क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पे हमारा क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो रहा है OH से, बाकी NO2 तो जगह पे है, मतलब मेन रिंग हमारी हो गई फिनॉल की। और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसको जैसे बोला जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड 4 6, तो 2 4 6 कितने नाइट्रो है, 3, इसलिए ट्राई नाइट्रो, और मेन स्ट्रक्चर हमारा क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरीन की जगह रिप्लेसमेंट फिर से हुआ फिनॉल का, इसलिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। 2-3 साल पहले के एग्जाम में ये तीनों रिएक्शन एट अ टाइम पूछी गई थी, साइमल्टेनियस एक के नीचे एक थे, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स जब रिएक्ट होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट होते हैं तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। यहाँ ये 2 तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एक तो मेजर और माइनर, ठीक है। अगर मैंने जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको HNO3, तो मैंने आपको कहा था कि HNO3 अगर दिखा आपको तो किस तरीके से लिखना है आपको, OH.NO2, इस तरीके से आप लिख दोगे तो वो जल्दी से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप लग रहा है, कौन सा ग्रुप निकल रहा है। तो NO2 ग्रुप लग रहा है और OH, मैंने कहा था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, मतलब H निकलेगा, तो H और OH बाहर निकला और आपका प्रोडक्ट बना। तो आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, तो आपका बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NO2, मतलब ये रहेगा आपका नाइट्रोबेंजीन प्लस H2, ये मैंने आपको नोट्स में बना के दी थी। हेलोजनेशन नाम से काम, हेलोजनेशन का मतलब हेलोजन का एडिशन, Cl2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो Cl2 कहाँ पे ऐड हो रहा है, एक तो 4 पोजीशन पे, एक तो 2 पोजीशन पे। 4 पे हो रहा है तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, सेकंड पे हो रहा है तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है। ये हो गया हेलोजनेशन का पार्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड, मैंने फिर से कहा कि HNO3 अगर दिखा तो आपको लिखना कैसे, OH.NO2, क्योंकि इसमें से सिर्फ NO2 ग्रुप लग रहा है, और OH के साथ जहाँ पे NO2 ग्रुप लगेगा उसमें से H बाहर निकलेगा, तो एक तो यहाँ से H बाहर निकलेगा, एक तो यहाँ से H बाहर निकलेगा। अब ये H बाहर निकल रहा है, एक तो H2 बन रहा है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स नहीं लिखे गए हैं तो नॉट नेसेसरी, ठीक है, पर आपको पता चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। देन सल्फोनेशन, H2SO4 का अगर मैंने कहा H2SO4 का आपको किस तरीके से लिखना है, OH.SO3H, ठीक है। तो OH.SO3 जिसका फॉर्मूला होगा H2SO4, इसको ऐड करके देख लीजिएगा, अगर गलत लग रहा है देखो H2 2 हाइड्रोजन SO4, H2SO4 आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक तो फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 पे लग रहा है इसमें 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम की गड़बड़ी लग रही होगी आपको, जैसे इसने कहा कि 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब सल्फोनिक एसिड को उसने फर्स्ट पकड़ा है, और दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो 4 पोजीशन पे क्लोरीन है, ठीक है, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, प्रायोरिटी आपको बल्कि ग्रुप को देनी पड़ेगी, तो बल्कि ग्रुप है इसलिए बल्कि ग्रुप से स्टार्टअप होता है, तो 4 क्लोरोबेंजीन, मतलब आपकी मेन रिंग कौन सी है, तो सल्फोनिक एसिड की, ठीक है, मेन रिंग है आपकी सल्फोबेंजीन की। तो ये सल्फोनिक एसिड जो लगा हुआ है उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और 4 पोजीशन पे क्लोरीन है, पर यहाँ पे उसका पार्ट गलत हो गया, तो इसको आपको सल्फोनिक एसिड को पहला ग्रुप और क्लोरीन को दूसरा, तो यहाँ पे आपका हमसे नाम चेंज होगा। यहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड होना चाहिए। तो ये मिस्टेक्स है, जब तक डाइजेस्ट अवेलेबल नहीं हो जाते तब तक हम थोड़े क्लैरिफाई नहीं कर सकते, पर मेरी जो रिएक्शंस है वो सही है, इतना तो मैं भी श्योर हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट में मैंने अल्किलेशन आइसोलेशन दोनों बता दी थी आपको, तो अल्किलेशन दी है। अल्किलेशन का मतलब अल्किल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो उसमें क्या दिखेगा, तो अल्किल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो 1 क्लोरोटोलिन बनेगा या फिर 4 क्लोरोटोलिन बनेगा। जैसे देखिए 1 क्लोरोटोलिन मतलब पिटोलिन को प्रायोरिटी दी है, मतलब ये
1 क्लोरोटोलिन का मतलब पोलन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे भी वही मिस्टेक्स लग रही है, तो मिस्टेक्स मैं बाद में कवर करा दूंगी आपकी, ठीक है। तो जब तक हमारे वो डाइजेस्ट अवेलेबल नहीं हो जाती, पर प्रोडल रिएक्शन में हमारा स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से तो भी यहाँ पे आपका 1 क्लोरोटोलिन और 4 क्लोरोटोलिन ही होना चाहिए, ठीक है। ये भी सही रिएक्शन है हमारी। और एसिटोफिनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन के रिएक्शन मैंने बताई थी कि यहाँ पे एसिडिल क्लोराइड किस तरीके से बनता है, तो एसिटिक एसिड से बना हुआ एसिडिल क्लोराइड लेगा, 1 फ्लोरो एसिटोफिनॉन 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। यहाँ तक हमारा रिएक्शंस पार्ट ओवर हो चुका है। और उसके बाद हमने यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पढ़े थे, तो जो मैंने बहुत लिस्टेड में लिए थे, ठीक है। तो जैसे डाइक्लोरोमीथेन का और कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो मैंने कहा था कि आपको जो इसके ड्रॉबैक्स है आपका इसका उसमें हो भी गया तो भी कोई इश्यूज़ नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये जो हैलोजेंस है, ठीक है, ये जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है, इनके ड्रॉबैक्स सिमिलर है, ठीक है। तो कुछ यूजेस अलग अलग जाएगी, पर ड्रॉबैक्स आसपास सिमिलर है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हैंग करता है, लीवर किडनी को अफेक्ट करता है, स्किन डैमेज करता है, इरिटेशन कॉज करता है, कॉर्निया को अफेक्ट करता है। ये हो गए इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। और एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस थोड़े से अलग अलग जाएंगे, जैसे डाइक्लोरोमीथेन पेंट में जाता है, प्रोपेलेंट में जाता है, सॉल्वेंट को फिनिश करने के लिए जाता है। फिर ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब क्लोरोफॉर्म ये एनेस्थेशिया के तौर पे यूज़ करते थे, पहले करते थे, अभी नहीं करते, अभी ईथर रिप्लेसमेंट है उसका, ठीक है, अभी हम क्लोरोफॉर्म यूज़ नहीं करते। उसके बाद हमने एनवायरमेंटल इफेक्ट्स टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब CCl4 पढ़ा था, तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट्स है, फार्मास्यूटिकल्स में जाता है, ऑयल फैट्स वैक्सेस में रहता है, ठीक है। एनवायरमेंटल इफेक्ट उसका वही जाएगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट सभी के सेम ही आसपास। आइडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक है, मैंने कहा था ना एंटीसेप्टिक फॉर्म में जाता है आइडोफॉर्म, याद रखना एंटीसेप्टिक है। फार्मास्यूटिकल्स में हीलिंग एजेंट है। इसके वजह से कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं थे, पर किसी भी चीज़ के कोई ना कोई इफेक्ट्स ड्रॉबैक्स होते ही हैं। तो ये इरिटेशन करता है स्किन, आइज को, नोजिया, डिप्रेशन वगैरह देता है। फ्रीऑन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। फ्रीऑन रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन कूलिंग गैस है, उस वजह से इसका नाम है, फ्रीज करने का काम करता है, इसलिए इसको फ्रीऑन कहा जाता है। ये डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट्स वगैरह आपको देखते हैं ठंडे ठंडे महसूस होते हैं, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम्स वगैरह ठंडे लगते हैं, स्प्रेज वगैरह, तो हेयर सेटिंग स्प्रे वगैरह, तो इसमें भी फ्रीऑन गैस रहती है। देन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स उसका वही कि डिप्लेक्ट करता है ओजोन लेयर, इसलिए बार बार फ्रिज खोलना, AC चालू करना, उसमें से हार्मफुल फ्रीऑन गैस निकलती है, और ये फ्रीऑन गैस डायरेक्टली ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करती है, इस वजह से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हमारे बॉडी में आते हैं एंड इट विल बी कॉज अ कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, इसलिए मेनी कंट्रीज में ये बैन है। नेक्स्ट DDT से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DDT का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, DDT का ये स्ट्रक्चर अच्छे से करना ही आता है, ठीक है। तो DDT पाउडर जो है आपको टर्माइट्स में वोमिटिंग मॉस्किटो किलिंग में टर्माइट्स में वगैरह यूज़ होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स अगर देखें तो वोमिटिंग, शेकीनेस, फिर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हैंग करना, डिपोजिशन होना टिश्यू में, क्योंकि ये कैसे हम प्लांट्स में वगैरह डाल देते हैं और पानी के थ्रू, जैसे बारिश हुई, बारिश के साथ साथ ये मिक्स हो जाता है नदी नाला या कुएं में, और उसके थ्रू वो फिशेस में वगैरह जाएंगे, और फिशेस और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, उस वजह से हमारे फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने की वजह से हमें काफ़ी हजार्डियस इफेक्ट्स दिखा देते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा स्पेसिफिकली हैलोजन डेरिवेटिव का आज एंड अप पार्ट, ठीक है। अगर आई होप सो आपका आज का वीडियो अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। जिनको भी कुछ पार्ट नहीं समझा तो वो पूछ सकते हैं मुझे, और आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं अगर लूँ तो और भी टाइम जाएगा, इसलिए आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर्स दूंगी ज़रूर कन्फर्म। अब होप सो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इसमें ईजी हैं और नहीं मिल रही है तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर लेसन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और मेरा अगर पढ़ाना समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।